जब औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होते हैं, उसके जो शासक होते हैं बाद के, वो ज्यादा देर तक मतलब अच्छे शासक नहीं होते हैं, कमजोर साबित होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो अलग अलग जो भी राज्य थे अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। उसमें भी ये अवध के नवाब भी थे, ये लोग भी क्या किए, अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को घोषित कर दिए थे, यानी मुगल साम्राज्य से अपने आप को अलग घोषित किए, जिसमें सादत खान ने इसकी स्थापना की थी, मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। इस पर सफदरजंग आते हैं, फिर सिराजुद्दौला आते हैं। ठीक है, लास्ट में इसका वाजिद अली, ये आपके नवाब थे जो, ठीक है, लखनऊ वाले नवाब जो लास्ट वाले भागते हैं, वही लास्ट में उम्मीदों के, ये लास्ट वाले ही हैं। ठीक है, इसमें जब लड़ाई होती 1700 कौन सी, बक्सर वाली 1764 में होती है, तो इसमें कौन कौन होते हैं, अवध के नवाब भी होते हैं, और मुगल भी होते हैं, और बंगाल के नवाब भी होते हैं। ठीक है, इन तीनों लोग लड़ते हैं, उसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं, तभी लोग नहीं जीत पाते हैं अंग्रेजों से। उसके बाद इन लोगों का एक तरह से पतन हो जाता है। फिर इलाहाबाद की संधि होती है, कौन सी होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। दो संधि होती है, क्या होती है, दो संधि होती है, एक 12 अगस्त को होती है, दूसरा 1665 में होती है। ठीक है, कब कब होती है, 12 अगस्त और 16 अगस्त, इलाहाबाद की दो संधि होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हर्जाना भी देना पड़ता है, और 5 लाख ऐसा कुछ था, अमाउंट था अंग्रेजों को देना, 5 लाख का अमाउंट ऐसा कुछ था। ठीक है, वो देना पड़ता है, जो भी क्षतिपूर्ति होती है यहाँ से उनको देना पड़ता है, और कुछ अपने क्षेत्र को भी उनको देना पड़ता है, यानी हाथ धोना पड़ता है अपने क्षेत्रों से भी। ये दो संधि होती है। ठीक है, इसके बाद चीजें चलती जाती हैं। फिर वो लास्ट में हमारा 1757 के 100 साल बाद 1857 में कौन सी क्रांति होती है, 1857 की, ठीक है, 1857 की क्रांति होती है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि उसका तत्कालिक कारण क्या था, आपका धार्मिक कारण था, बाकी बहुत सारी चीजें थी, सामाजिक भी था, राजनीतिक भी था, आर्थिक भी था। ठीक है, शोषण भी लोगों का था, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था आपका, धार्मिक, क्योंकि उस समय जो कारतूस थे उसमें ऐसा कहा जाता था कि उसमें चर्बी गाय सुअर की चर्बी से लगी जाती थी, उसको पहले तो मुंह में डाल के इसमें चढ़ाया जाता था, जिसके लिए वो खड़ा हुआ। और 34वीं रेजिमेंट के जो थे मंगल पांडे बैरकपुर के थे, वो उन्होंने क्या किया, अपने जनरल को में गोली मारते हैं, और फिर उनकी क्या होती है, बाद में पकड़ जाते हैं, उनको क्या फांसी दी जाती है 29 मार्च को। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। चिंगारी लोगों के मन में होता है, अगर कहीं होती घटना घटती है तो धीरे धीरे फैलती है ना, ये गलत हुआ तो लोग फिर आते हैं, तो वहां पर चीजें फैली। उसके बाद फिर 10 अप्रैल मेरठ से क्या होता है, एक पैदल टुकड़ी विद्रोह करती है, और वो दिल्ली की तरफ क्या करती है, कूच करती है, प्रस्थान करती है। फिर वहां पर बहादुर शाह जफर को अपना क्या करती है, बादशाह घोषित करती है, और उसके बाद फिर वो लड़ते भी है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें हर क्षेत्रों में फैलती है, जैसे कानपुर में, आपके झांसी में, लखनऊ में, और फैजाबाद में। ठीक है, इन जगहों पे फैला होता है, और सबका नेतृत्व हर जगह का अलग अलग कर रहा था। कोई झांसी कौन कर रहा था, रानी लक्ष्मी बाई कर रही थी। कानपुर का
नाना साहब तात्या टोपे, ठीक है। और फैजाबाद का अहमदुल्ला खान, बरेली से खान बहादुर खान कर रहे थे, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक। तो अलग अलग जगहों से लोग अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे और विद्रोह का समर्थन कर रहे थे, लेकिन ये विद्रोह ज्यादा देर तक नहीं चला, ठीक है। और वो अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब एक तरह लगा कि हाँ अभी इनके अंदर चिंगारी है, वो कभी भी क्या हुआ विद्रोह खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद भी वो रेजिमेंट से गोरखा वालों वगैरह वालों को वो लोग धीरे धीरे कम किया, ठीक है। तो ठीक है, हमें अवध के बारे में थोड़ा सा लिखते फिर 1857 क्रांति लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए इसमें अवध के नवाब वाले में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वाजिद अली पूछ लिया करें, हम जल्दी जल्दी देते हैं, ठीक है। जो भी शब्द है पूछ लिया करिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद एवं उसकी कट्टरतापूर्ण नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का विकास अवरुद्ध हुआ। उसके बाद आने वाले शासक शासन करने में असफल रहे। जिसके कारण दूर दराज के राज्य अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित किए। जिनमें अवध भी था। ठीक है, जिनमें अवध भी था और ये शासक थे अवध के, ठीक है। सादत खां थे, सफदरजंग थे, सौदौला थे, ठीक है। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। विजय के पश्चात अंग्रेजों ने
इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि की। ये संधि जुड़वा थी, मतलब 12 अगस्त और 16 अगस्त, ठीक है। ये संधि जुड़वा थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। 1765, 12 अगस्त। अच्छे से सोल लिख दिया मैंने। अरे जब लड़ाई 1764 में हो रही है तो 16 कैसे होगा? हाँ, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। लड़ाई कब हो रही है? 64 में। तो 16 से 100 साल पीछे कहां चले जाएंगे हम लोग? इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना। हाँ जी, ध्यान दिया नहीं दिया आप लोगों ने इस पर? आधा ने ध्यान दिया। जब लड़ाई 1700 में हो रही है तो 1600 साल पीछे कहां जाएंगे हम लोग संधि करने? नहीं जाएंगे ना। ठीक है, चलिए। 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, वो सिराजुद्दौला है, ये सिराजुद्दौला है, ध्यान रखना। ये क्या है? सिराजुद्दौला, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। जिसके पश्चात कंपनी को या अंग्रेजों को, जिसके पश्चात कंपनी या अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। वही इलाहाबाद की दूसरी संधि दीवानी प्राप्त हुई। वहीं पर इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में अंग्रेजों और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई। सिराजुद्दौला, जिसमें अंग्रेजों को चुनार का क्षेत्र एवं 50 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है। इसके बाद हम लोग
1857 की क्रांति देख लेते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति। देखिए उसके बाद घर जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या देखना है, पूरा मुगल देख लीजिएगा, ठीक है, सल्तनत देखिएगा बढ़िया से। उसके बाद आपको मौर्य भी देखना है, आपको गुप्ताज भी देखना है, ठीक है। उसके बाद आप पीछे भी जाइएगा, हड़प्पा वाला तो जो देखना है। घर पे जाने के बाद इन सब चीजों को देखना है, आपको पढ़ना है। अभी देखिए अभी क्या है, अभी आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद लगातार 3-3 सब्जेक्ट मिलेंगे पर डे, तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा आप लोगों के ऊपर। इसलिए अभी टाइम है तो घर पे जाके सब चीजों को पढ़िए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और इधर थोड़ा सा कवर कर लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इधर फिर जब फंस जाएंगे, लगातार सब्जेक्ट चलने लगेंगे सब इकट्ठा, तो आप एक बार सोचेंगे आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई पढ़ना है, कितना नोट बनाना है, सब चीजों को लेकर। इसलिए अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग घर पे पढ़िए, ठीक है। इसमें हम बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। देखिए हम इतिहास में हम थोड़ा थोड़ा करके हर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डीप कहीं नहीं जा रहे हैं हम इस चीज को लेकर, क्योंकि हमें बताना कि हाँ यहाँ उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र में इतिहास में रहा, ये क्षेत्र इतिहास में रहा, ये क्षेत्र इतिहास में रहा, ठीक है। अवध का रहा है, कड़ा का रहा है, संभल का रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वो इतिहास के बारे में बताते हुए हम आगे निकल रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, घर जाना है। जैसे मैंने बौद्ध के बारे में बताया, जैन के बारे में बताया, तो मैंने वहाँ क्या उसका इतिहास बताया, जहाँ की उसका डीप जाकर हमें बौद्ध के सिद्धांत क्या होते हैं, जैन के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। ये आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बारे में सारे सिद्धांतों बताया जाएगा, अपने समझिएगा। लेकिन हम इनके पास भी टाइम कम ही रहेगा, क्योंकि उनके पास भी लेक्चर हमें तक कितना हो गया, 90 लेक्चर होंगे तीनों इतिहास मिलाकर। तो उनको भी उतने में क्या करना है, कंक्लूजन करना सारी चीजों को। तो आप जाइएगा घर पे अभी से हर चीज को पढ़िए। टीचर आपको कह रहा है ये चीज पढ़िए, तो घर पे जाकर पढ़िए आप, ठीक है। वहां क्योंकि आपके पास टाइम है, यहाँ मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा है, लेकिन आपके पास जाएंगे तो फिर भी 4-5 घंटे मिलेंगे इसके बाद भी। तो जाकर उन चीजों को पढ़ें, डीपली पढ़ेंगे अच्छे से, तो धीरे धीरे कवर होगा। मतलब ये नहीं कि हमारा कवर नहीं हो रहा है कैसे पढ़ें, तो रोजाना पढ़ने से होता है। ये एग्जाम नहीं है, एकेडमिक एग्जाम नहीं है। एकेडमिक एग्जाम में क्या होता है, जब हम लोगों का एग्जाम आता है मार्च अप्रैल में, तो हम लोग 1 महीना पहले शुरू करते हैं, यही होता है ना ये। हाँ कुछ लोग होते हैं, उनकी बात जो टॉपर होते हैं वो तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, उनकी बात अलग है। इसलिए तो टॉपर हैं, वो अलग होते हैं। इस भीड़ से क्या होते हैं, अलग होते हैं। वो बहुत कम होते हैं, उनकी पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, अलग तरह से नोट्स बनाते हैं, मेहनत करते हैं वो लोग, ठीक है। तो उनका बात ही छोड़ दीजिए, वो अलग होते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को भी क्या होता है, करना है। ऐसा है नहीं कि अपना होप को क्या करना है, खत्म करना है। तो धीरे धीरे पढ़ना है। एकेडमिक एग्जाम में वही होता है कि जैसे हम 2 महीना पहले पढ़े और एग्जाम पास करके निकल गए। वहाँ हमारा लक्ष्य टारगेट ये नहीं होता टॉप करने का। वहाँ भी ये सीटें लिमिटेड नहीं होती हैं। जैसे 500 सीटें हैं हमारी, तो 500 का 10 गुना प्रीलिम्स के लिए लेगा वो, मतलब 500 का 10 गुना 5000 कितना, कितने बच्चे लेगा वो। अब बच्चे कितने हैं, 6 लाख 7 लाख बच्चे बैठते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर एक सीट होता है, उस सीट का 10 गुना 12 गुना वो लोग लेते हैं, प्रीलिम्स लेते हैं। मेंस में बैठेंगे वो बच्चे, उनका 3 गुना लेंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। मान लीजिए 500 सीट है तो 1500 बच्चों को लेंगे वो लोग, ठीक है। तो आप बताइए, ऐसा तो नहीं है कि मतलब 5 लाख बच्चों में से भाई 5000 बच्चे पढ़ने वाले थे, ऐसा नहीं होता ना। बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन एक नंबर से क्या होता है, वो लोग बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप घर पे जाइए करिए, यहाँ से तो पढ़ा करिए जो भी बताया जा रहा है। जैसे अभी इतिहास थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, तो घर पे जाएंगे तो इतिहास पढ़ेंगे। जब सर आएंगे इतिहास वाले, जब वो पढ़ाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और ठीक है, क्योंकि आपको पहले थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो चुका है। आप घर जाएंगे उसको पढ़ेंगे तो और भी अच्छा खासा ज्ञान होगा। कौन सी लड़ाइयाँ कब लड़ी गई, कौन सा सिद्धांत कहाँ पर है, मतलब उसका प्रशासन कैसा था, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। ये सब आपको पहले से अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जब सर पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप
क्वेश्चन भी उनसे पूछ सकेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं होता है। अगर उनको आता है तो हम बताएंगे, तो फिर आपके टाइम लेके दूसरे दिन बता देंगे, ठीक है। तो ये चीजें होना चाहिए। तो अभी से अभी पर टाइम है, आपको पढ़िए, लेकिन सब्जेक्ट कंटिन्यू हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स चलने लगेंगे तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, ठीक है। तो जो जितना बताया जा रहा है उसको घर पे जाकर डीपली पढ़ा करिए, किताबें लीजिए। अगर आपने ठान लिया है कि आपको पीसीएस अधिकारी बनना है तो उसके लिए मतलब ये मत सोचिए कि मतलब किताबें नहीं लेंगे तो अच्छे पढ़ते हैं, अच्छा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। इसलिए टाइम आप लगा रहे हैं तो बेहतर तरीके से लगाइए और अच्छा करिए। अभी हमारी वहाँ बुलंदशहर की स्टूडेंट थी अनामिका पंडित, जो निकाली हो यूपीएससी निकाली हो, फोन किए थे भी, तो वही कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन होगा तो हमको भी खुशी होगी, ठीक है, कि हमारे यहाँ स्टूडेंट बढ़ा, फोन कर रहा है, बता रहा है कि सिलेक्शन हुआ हमारा, ये है वो है, तो इस तरह का, ठीक है। चलिए 1857 क्रांति, इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा हम प्रकाश डालते आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें 4 दिनों में इतिहास पढ़ाते ही है। हमें अभी वास्तु कला पढ़ाना है, स्थापत्य कला पढ़ाना है, अभी प्राचीन नगर पढ़ाना है, बहुत कुछ पढ़ाना है इसमें भी, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करिए, घर जाकर सोना नहीं है, खाकर पढ़ना है, ठीक है। चलिए लिखिए 1857 की क्रांति। अठारह सौ संतावन की क्रांति 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। इसकी शुरुआत सैनिकों द्वारा एक पैदल टुकड़ी सैनिकों द्वारा एक पैदल टुकड़ी के रूप में पैदल टुकड़ी, टुकड़ा नहीं था सैनिक का, अलग 22वीं रैंक हो गया और किसी 34वीं रेजिमेंट हो गया, ऐसा होता है। सर्वप्रथम खुला विद्रोह कर दिया। 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, द्वितीय मतलब जफर, द्वितीय को पुनः दिल्ली पर बैठा दिया। इसके बाद बरेली से गए बख्त खां, बख्त खां, बरेली से गए बख्त खां ने सैनिक समिति बख्त खां ने सैनिक समिति का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। दिल्ली पर अधिकार के बाद शीघ्र ही
कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आदि क्षेत्रों में भी सैनिक विद्रोह हुए। इस सैनिक विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव अवध क्षेत्र में रहा। अवध क्षेत्र में रहा। लखनऊ में विद्रोह का आरंभ 30 मई एक बार डेट भी पूछ लिया था मेरठ विद्रोह का। कब हुआ था मेरठ विद्रोह? 10 मई को। ठीक है, ध्यान रखना। 30 मई 1857 को हुआ। यहां पर बेगम हजरत मान ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया। बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया। और स्वयं लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व करने लगी। यहाँ का रेजिमेंट रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। ये पूछा जाता है, हेनरी लॉरेंस, ध्यान रखिएगा, संग्रहण करिएगा। किसकी मृत्यु हुई थी लखनऊ में रक्षा करते हुए? हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया। कानपुर विद्रोह का प्रारंभ 5 जून 1857 को हुआ। जिसका नेतृत्व नाना साहब ने किया। इनके कमांडर ऑफ चीफ तात्या तोपे थे। अगर दोनों में किसी का नाम आएगा कानपुर में तो आप ध्यान रखिएगा, किसी एक का नाम आएगा। अगर तात्या तोपे का आता है तो चीफ कौन थे? कमांडर इन चीफ तात्या तोपे थे। लेफ्टिनेंट कौन थे आपके?
नाना साहब थे। ठीक है, इसके बाद कैंपेल के द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। पूछा था किसने दबाया, ठीक है, कैंपेल के द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्लाह खां थे। सलाहकार, एडवाइजर अजीमुल्लाह खां थे। पांच जून 1857 को झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए इसमें। बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह ने किया। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह। प्रयागराज का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। नेतृत्व लियाकत अली। ठीक है, 1857 की असफलता के कारण के असफलता के कारण पहला पॉइंट लिख लीजिए। क्या क्या हो सकता है आप लोग खुद बताइए। हाँ, और हाँ, लक्ष्य का अभाव, और हाँ जी, इधर से कुछ बोला करिए, आप लोग बोलते नहीं है। एकता का अभाव, और ठीक है, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रीय भावना का अभाव। एग्जाम हॉल में अपना पुराना पढ़ा लिखा ही याद आता है।
वही लिखा जाता है। जब आपको 3 घंटे मिलते हैं लिखने के लिए, तो फिर वहां पर वही चीज आती है जो आपने पहले पढ़ा होता है। क्योंकि ऐसे लिखते समय, निबंध भी लिखते हैं आप लोग, तो कैसे लिखते हैं, पहले बना लेते हैं, लेकिन जब लास्ट में जब टाइम खत्म होता है ना, तो अपना वही चीज आता है, पुराना वाला ही फटाफट लिखते हुए भागते हैं हम लोग। इस चीज को ध्यान रखा करिए। इसलिए हमेशा कहते हैं कंटिन्यूस हर चीजों को पढ़ा करिए। न्यूज़पेपर का संपादकीय पढ़ा करिए, और भी योजना पढ़ा करिए, ठीक है, तो क्षेत्र पढ़ा करिए। आप बड़े लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके टारगेट बहुत हाई हैं, तो उतनी ही मेहनत भी मांगता है ये। जितना हाई टारगेट उतनी आपकी मेहनत, छोटा टारगेट छोटी मेहनत। इसलिए टारगेट आपके हाई है तो मेहनत भी आपके हाई होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए, और स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, नेतृत्व का क्या, पहले क्या बताया मैंने, योग्य नेतृत्व का अभाव। अगला, योग्य नेतृत्व का अभाव। योग्य नेतृत्व का अभाव, विद्रोह का सीमित स्वरूप। संगठन का अभाव। निश्चित उद्देश्य की कमी। निश्चित उद्देश्य की कमी। अधिकांश देशी राजाओं द्वारा अंग्रेजों का साथ देना। व्यापक जन समर्थन का अभाव। अंग्रेजों का या अंग्रेजों द्वारा कुशल सैन्य संचालन। अंग्रेजों द्वारा कुशल सैन्य संचालन, ठीक है। अंग्रेजों की बेहतर संचार व्यवस्था। बाकी और भी आप लोग सोच सोच कर, हाँ, मतलब वही तो कुशल नेतृत्व क्या हुआ। कुशल नेतृत्व मतलब जो भी थे लोग, उनके पास हथियार नहीं थे, रसद की कमी थी, हथियार की कमी थी, ठीक है, हाँ, एकता नहीं थी लोगों में। ऐसा कार्य था कि वो लोग जो भी हिंदू मुसलमान थे उनमें नहीं एकता थी, ठीक है, वो, हाँ उसमें, हाँ उसमें इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, जन समर्थन का अभाव था ना, लिखा है इसलिए। ये सब चीजें थी, बहुत सारी चीजें की वजह से क्या हुआ, हम लोग का क्रांति सफल नहीं, नहीं तो हमारा उस समय ही देश आजाद हो जाता, 1857 में ही हो जाता, ठीक है। तो आपका ये चीजें है, लेकिन आप लोग घर जाइएगा तो 1857 क्रांति के बीच से पढ़िएगा, ठीक है। यानी अगर बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया, तो उनका मतलब इस नेतृत्व के खत्म करने वाला कौन, वहां का जनरल था, जो सर्जेंट था, अंग्रेज था। कानपुर का कौन था आपका, मेरठ का कौन था, ठीक है। ये सब चीजों को आप एक बार जरूर देखिए घर जाकर, ऐसा में बैठना नहीं जाकर, मतलब का संदेह भी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर।
अच्छा, कौन कौन से प्राचीन नगर हैं उत्तर प्रदेश के? ठीक है, वाराणसी हो गया। अगला, आगरा। और अरे अभी बताइए, जो प्रेजेंट टाइम में है हमारे यहाँ दिख रहा है, जो जो जिले दिख रहे हैं। और बोलते जाइए आप लोग, खुद अपना थोड़ा सा आपके भी दिमाग लगे कम से कम। और क्योंकि आपको खुद ही लिखना होगा। पूछ लिया उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों का वर्णन करिए, तो आपके दिमाग में उस टाइम क्या क्या आएगा, वही हम पूछना चाह रहे हैं। बोलते जाइए आप लोग। ठीक है, क्या हो गया आपका? वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया। जितने धार्मिक वाले हैं वो प्राचीन वाले हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको अक्षर रखिएगा आप लोग। जितने धार्मिक हैं उनको प्राचीन में रखिएगा। मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, ठीक है, आपका वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, कन्नौज हो गया। कन्नौज अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कब का है वो? 25 संघर्ष के पहले का है। ध्यान रखिए सब चीजों को। यानी इतिहास जब पढ़ेंगे तो वो आपकी चीजें आती रहेंगी, तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ ही लिखेंगे लिखा जाए तो। लेकिन आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं, कौन कौन से हैं, कौन कौन नहीं। ठीक है, वाराणसी कब से है ये आपका? हाँ जी, संकिसा, वो अब डबल हो गया वो। ये आपने बौद्ध में पढ़ा था, बौद्ध में बताया था मैंने, फरुखाबाद वाले रीजन में। ठीक है, तो और भी शहर हैं। ठीक है, लेकिन हमें इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको लिखने के लिए। पूछ लेगा तो आप मेन मेन शहरों को लिख कर आगे बढ़ेगा, जो आपके दिमाग में आएगा उस टाइम लिख लीजिएगा। ठीक है, असल में देखिए, उत्तर प्रदेश एक समृद्ध उत्तर प्रदेश एक समृद्ध इतिहास एवं विरासत वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश एक समृद्ध इतिहास एवं विरासत वाला राज्य है। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जहाँ संस्कृति, अच्छा संस्कृति और संस्कृत में डिफरेंस पता है ना आप लोगों को? हाँ, लेना ठीक है। भाषा है, एक संस्कृति क्या है आपकी, और एक संस्कृति आपका रहन सहन खान पान। ठीक है, तो थोड़े मत छोटी छोटी जो आपके डिफरेंस जाना करिए चीजों को। जहां संस्कृति ज्ञान परंपरा और वाणिज्य के स्तंभ हैं।
उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों में वाराणसी, प्रयागराज, लिखिए आप लोग, प्रयागराज, श्रावस्ती, अयोध्या, मथुरा, कन्नौज आदि हैं। जितना लंबा क्वेश्चन रहेगा उतने हिसाब से शहरों के नाम बढ़ाते जाइएगा आप लोग उसका आंसर देने में, ठीक है, क्योंकि इनको इनके बारे में बताना भी है आपको थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो पहला लिखिए वाराणसी। मान लीजिए 250 शब्द में लिखने आया तो कैसे लिखेंगे, इन्हीं को बताएंगे तभी तो 250 शब्द हो गए, वाराणसी के बारे में, प्रयागराज के बारे में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। लिखिए वाराणसी। ये भारत का सबसे पुराना, ये भारत का सबसे पुराना लगातार जीवंत बसा हुआ शहर है। और वैदिक संस्कृत का उद्गम स्थल भी है। अथर्ववेद में स्थल भी है, उद्गम स्थल भी है, ठीक है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम उल्लेख काशी के निवासियों का है। ये गंगा के नदी के तट पर स्थित है, जिसके कारण क्या होगा, खुद सोचिए। जैसे ये होता है, जब हम लोग थे तो हम लोग जब दिखते थे, लेकिन मतलब इस पर लिखिए, अगर वन को काटा जाएगा तो क्या क्या होगा, अगर वन को काटा जाएगा तो क्या क्या होगा, तो वो चीजें, अगर वन को काटा जाएगा तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी, हवा का शुद्धिकरण नहीं होगा, अगर वर्षा होती भी है तो जड़ें क्या होंगी, मिट्टी को पकड़ ढीली कर देंगी, जिससे क्या होगा, अपरदन की समस्या बढ़ेगी, ठीक है। वाटर लेवल क्या होगा, कम होगा। तो ये सब चीजें अपने आप में आना चाहिए, ठीक है। जैसे वाराणसी के बारे में लिखने के लिए मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा, तो वाराणसी में क्या क्या है आपको खुद देखना चाहिए, नजरिया रखना चाहिए कि गंगा नदी है, गंगा नदी है तो वहां पानी की उपलब्धता है, तो वहां कृषि के उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। वहां पर और भी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो ये चीजें खुद होनी चाहिए अपने मन से कि क्या क्या है, एक बार सोचना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जो किताब है, ठीक है किताब तो है ही है, लेकिन किताब को कब तक रख के रखेंगे आप लोग, चीजों को अपने आप से नोट्स बनाकर चीज को लिखना रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, गंगा नदी के तट पर स्थित है इसलिए, जिसके कारण यहाँ कृषि उत्पादन एवं अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। लखनऊ, प्रयागराज, पटना जैसे प्रमुख शहरों से निकटता के कारण
वाणिज्य व्यापार एवं पर्यटन के कारण इसका आर्थिक महत्व भी है। पर्यटन के कारण आर्थिक महत्व भी है। यहाँ पर बनारसी रेशमी साड़ियाँ, बनारसी रेशमी साड़ियों का उत्पादन केंद्र भी है। यहाँ पर बनारसी पान, लंगड़ा आम, आदि को जीआई टैग मिलने से इसकी महत्ता बढ़ जाती है। लंगड़ा आम आदि को जीआई टैग मिलने से इसकी महत्ता बढ़ जाती है। घर जाइएगा आप लोग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जरूर देखिएगा आप लोग, रोजाना देखें, वही एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में आप नहीं रख पाएंगे। जैसे हमने कहते हैं कि मैप देखा करिए रोजाना, ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप देखा करिए, इंडिया मैप देखा करिए, कैसे ही यहाँ पर भी यूपी स्टेशन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को रोजाना देखा करिए, ठीक है, मतलब किस, और जीआई टैग को भी देखा करिए, कौन कौन शहर के कौन कौन चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, ये आपको अपने आप में हो जाएगा। 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से एक काशी महाजनपद भी है। इसी काशी के सारनाथ में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। चीनी यात्री फायान ज्ञान प्राप्त हुआ। चीनी यात्री फायान और हेनसांग ने काशी का वर्णन किया है। अशोक ने चौखंडी स्तूप ये पढ़ाएंगे जब आप वास्तुकला पढ़ाएंगे, आएगा वहां पर धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ स्तूप, ठीक है, अभी आगे जब पढ़ाएंगे तब चौखंडी स्तूप और शीर्ष स्तूप सारनाथ का, फिर स्तूप का निर्माण कराया। गुप्त काल में धमेक स्तूप का भी निर्माण हुआ। गुप्त काल में धमेक स्तूप का भी निर्माण हुआ। काशी में शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी हैं। शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय,
बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आदि। शास्त्रीय संगीत एवं लोक कला के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। शास्त्रीय संगीत एवं लोक कला के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे ठुमरी गायिका, रामनगर की रामलीला आदि। यहाँ पर विश्व मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर के केंद्र भी हैं। कौन अच्छा मंदिर है वहां पर? विश्व का सबसे मतलब फेमस मंदिर भारत का, हाँ, काशी विश्वनाथ। ये सभी तो लिखना है आपको, जब भी वाराणसी के बारे में लिखना है तो सब कुछ लिख देना आप, ठीक है? ठीक है, मंदिर है जिसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर, भारत माता का मंदिर। तो पूछा गया एक बार, भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है, किस जिले में? किस जिले में होगा? वाराणसी में, ठीक है। संकट मोचन का मंदिर, संकट मोचन कौन होते हैं? हाँ जी, आजकल मंगलवार को शुद्धि होती है, हर जगह भंडारे मिलते हैं खाने के लिए। हाँ जी, हाँ, अब तो है, अब तो हर महीने हो रहे हैं शायद। ऐसा भी पहले तो होता था, कुछ महीने में होते थे, अब तो हमेशा देखने मिलता है। हाँ, ठीक है, ये हो गया आपका। थोड़ा सा याद दीजिए, काशी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। हाँ, काशी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। ये हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों की मिश्रित संस्कृति रही है। संस्कृति रही है। अगला अयोध्या, इतना हो जाएगा ना? और बाकी लोग आप लोग खुद ही समझदार हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि अब इतना मैं आप लोग भूलेंगे, वाराणसी इतना बहुत है। अयोध्या, ये किस नदी किनारे है? हाँ, तो लिख लीजिए, यही लिखना ही तो है, आप लोगों को खुद ही लिखना है। अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। लिखने का यही तरीका होता है, धीरे धीरे सीखिए एक सिंपल वे में लिखने के लिए। जैसे आप कहते हैं ना, अपने बारे में बताइए, तो अपने बारे में बताने के बारे में अपना सब कुछ लिख डालिए, वही आपका है, ठीक? जब भी ऐसे लिखने के दिया है, तो ऐसे लिखे कैसे लिखेंगे? निबंध लिखने का आया किसी चीज को लेकर, तो उसमें क्या क्या चीज रखना है आपको? उसमें सामाजिक रखना है, आर्थिक रखना है, राजनीतिक रखना है, पर्यावरणीय रखना है, ठीक है? हर चीज को घुमाकर रखना वहां पर। यानी इसका पर्यावरणीय क्या नुकसान होगा, इसका आर्थिक लाभ क्या होगा, आर्थिक नुकसान क्या होगा, इसका सामाजिकरण में समाज का क्या नुकसान होगा, समाज क्या लाभ होंगे, ठीक है? ये चीजें होंगी इसमें, तो ये सब चीजों को रखना चाहिए, ठीक? चलिए आगे लिखिए। इसे राम जन्म भूमि भी कहा जाता है। इसे राम जन्म भूमि भी कहा जाता है। अथर्ववेद में अयोध्या का वर्णन
अथर्ववेद में अध्याय का वर्णन देवताओं द्वारा निर्मित और स्वयं स्वर्ग के समान समृद्धि के रूप में है। स्वयं स्वर्ग के समान समृद्धि के रूप में है। अच्छा, कौशल महाजनपद में इसका वर्णन है नहीं? हाँ, महाजनपद में इसका वर्णन नहीं चला। किस नाम से है? साकेत के नाम से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए लिखिए महाजनपदों में कौशल की राजधानी साकेत के रूप में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती भी है, हाँ, और साकेत की। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। वेद अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग, अगर आप पढ़ने शुंग किसका जैसे की थी, तो फिर कहें मतलब नाम को सुनकर आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का प्रमाण मिला है। अच्छा, भी जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, किस शैली में बना है? किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, नागर है, द्रविड़ है और देशर है, ठीक है। 3 शैलियां हैं। जो उत्तर भारत की शैली है वो नागर शैली में आती है, ठीक है, और दक्षिण भारत की जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में आती है, और जो बीच वाला संक्रमण वाला है वो देशर शैली में, इसलिए ये हमारा नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। ये जब हम लोग स्थापत्य वास्तुकला पढ़ेंगे तो इसका भी वर्णन वहां हो जाएगा, ठीक है। देखिए, राम मंदिर नागर शैली में बनी है। अयोध्या में हिंदू धर्म के साथ जैन, बौद्ध और इस्लाम का भी महत्व है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे? पढ़ा करिए, आप लोग घर नहीं पढ़ रहे हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर होते थे, कितने हुए? 24 हुए ना। तो पहले कौन थे आपके? ऋषभदेव थे, ठीक है। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन हुए आपके? महावीर। आज जाइएगा, कल संडे है, ठीक है, आज ही जाइएगा, कल पूरा दिन आपके पास है। बौद्ध जैन जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दो मतलब एक टारगेट बनाइए, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमें सब चीजें एक साथ पढ़ लेनी है। मतलब ठीक है, आज मुझे बौद्ध पढ़नी है, कल हम जैन पढ़ेंगे, ऐसा क्या करिए, इतना कि मुझे सारी आज हिस्ट्री पूरी पढ़ लेनी है। इस तरह सारा घाव पहुंच जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़े चले जाए, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा ही पढ़ ले, थोड़ा सा वो पढ़ ले, थोड़ा सा वो पढ़ ले, क्या होगा उसमें सब भूल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए,
60 नोट और आगे बढ़ चलिए। इस तरह एक दिन देखेंगे आप पूरा कवर कर लिए हैं। ठीक है, होपलेस नहीं होना, धीरे धीरे करना है सब चीजों को। ठीक, तो इनके प्रथम यानी प्रथम तीर्थंकर संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव और 4 अन्य तीर्थंकर भी ये जन्म स्थली रही है। ठीक है, 4 अन्य तीर्थंकर की जन्म स्थली भी रही है। अब मथुरा लिखिए, अगला मथुरा। ठीक है, ये किसकी जन्मस्थली है? मथुरा। हाँ, तो आपको लिखना है मथुरा किसने? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली रही है। और किस नदी के तट किनारे बसा है? यमुना नदी तट किनारे बसा है। यही तो सब लिखना है आप लोगों को। लिखने की शैली यही होती है। ठीक है, आपको उसमें मटेरियल डालना है, फैक्ट डालना है और आगे बढ़ना है, ताकि आगे पास मटेरियल की कमी ना हो। सूरसेन महाजनपद की मथुरा राजधानी थी। इस समय यहाँ का शासक अवंती पुत्र था। शासक कौन था? अवंती पुत्र था। अवंती पुत्र। मौर्य काल में ये नगर किस उपासना का केंद्र रहा है? कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का विकास हुआ था। मथुरा में पारंपरिक हस्तशिल्प एवं कलाकृतियां, पारंपरिक हस्तशिल्प एवं कलाकृतियां का केंद्र रहा है। यहाँ पर लकड़ी की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां, वस्त्र निर्माण, पीतल की मूर्तियां, हाँ जी, आदि उद्योगों का प्रभाव रहा है। अगला कन्नौज। कन्नौज का मूल नाम कान्यकुब्ज था, पढ़ाया था मैंने इसलिए। कन्नौज का मूल नाम कान्यकुब्ज था। ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पूछा जाता है। ठीक है, इसका अन्य नाम महोदय श्री, ये सब पूछा जाता है। महोदय श्री, क्योंकि महोदया भी होता है। ठीक है, महोदय श्री भी है। ये प्राचीन एवं मध्यकालीन
भारत में राजनीतिक केंद्र रहा है। त्रिपक्षीय संघर्ष में त्रिपक्षीय संघर्ष कौन और बताया था त्रिपक्षीय संघर्ष हमने। हाँ, इसी को लेकर हुआ था, कन्नौज को लेकर हुआ था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर हुआ था। कन्नौज हर्षवर्धन काल में प्रगति पर था। अंत में कन्नौज गढ़वालों के अधीन आया। गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश ना के अधीन आया। कन्नौज को वर्तमान में क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं? और किस नाम जाना था कन्नौज को? हाँ, इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब लिखने आ जाएगा नहीं आप लोगों को? समझ में आ रहा कैसे लिखा जाएगा? अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाए कि प्राचीन नगर कैसे लिखा जाए उत्तर प्रदेश के, तो आप लोग लिख लेंगे। बस यह याद रखना कि कौन कौन से शहर हैं। अब मैंने बताया उसका मेन यही है, धार्मिक शहर से पहले पकड़िएगा। धार्मिक शहर को पहले पकड़ेंगे तो आराम से लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रयागराज। बस वही ऐसे ही लिखना है। कहां पर स्थित है ये? गंगा यमुना और दलित सरस्वती के संगम पर स्थित है। ऐसे लिखिए। धर्म ग्रंथ में इसे तीर्थराज कहा गया है। इसे तीर्थराज कहा गया है। इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रयागराज कौशाम्बी महाजनपद के अंतर्गत था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में ही स्थित है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में क्या करवाता था? महामोच परिषद का आयोजन करवाता था। महामोच परिषद का आयोजन महामोच करवाता था।
चलिए भी टाइम है, एक और लिख लीजिए आप लोग, श्रावस्ती। ठीक है, लिखा कहा श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती लिख लीजिए, अभी है 2 मिनट 3 मिनट। ठीक है, ये बुद्ध काल में महाजनपद की कौशल की राजधानी थी। बुद्ध काल में यहाँ का शासक प्रसेनजित था। प्रसेनजित यहाँ पर 3 प्रसिद्ध विहार जेतवन, क्या था, विहार थे, जिनमें जेतवन, पूर्वाराम, 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 हाँ, उसके बाद मलकी राम, मलकीका राम, मलकीका राम। बुद्ध ने यहाँ 24 वर्ष बिताए। श्रावस्ती की पहचान शहद महल के रूप में होती है। ठीक है, ये आपका इतना, कितने हो गए, 6 हो गए। और ठीक, इतना तो आपको हो सकता है, बाकी आप लोग देखिएगा, पढ़ के आइएगा, उसको भी लिखना होगा तो उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके प्राचीन नगर हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तुकला, देखेंगे कल, मतलब अगले। ठीक है, हाँ, वास्तुकला और स्थापत्य कला, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्राचीन काल से प्रागैतिहासिक काल में आएंगे। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में पहले क्या लोग बना रखते थे, आप लोग क्या बनाते रहते थे, झोपड़ियां बनाते थे, गुफा में रहते थे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, तो वहां स्थापत्य क्या 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 उन्होंने बनाया था। ठीक, उसके आगे आएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर मध्यकाल में आएंगे, फिर उसके बाद वर्तमान काल में आएंगे, आधुनिक काल में आएंगे। ठीक है, तो स्थापत्य कला का लेकर करेंगे, मौर्य काल में उन्होंने क्या क्या बनाया, गुप्त काल में उन्होंने क्या क्या बनाया। ठीक है, ये चीजों का आएंगे, आप लोग भी एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलिए। कौन है?